तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है वो हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है क्लास 11th का वहां से लिया गया है। ठीक है। हालांकि काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि इस प्रोपेन को लेकर इसकी स्टेटमेंट को पढ़कर। ठीक है। बट इसको हम समझेंगे तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है, वो कि हालांकि क्लास 12th के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन हो गया हमारा क्लास 12th के हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी आता है और हाइड्रोकार्बन में भी आता है, दोनों में ही है। ठीक है, तो वहां उस अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी सोल्व की होगी तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसने बोला हुआ कि एक प्रोपेन मॉलिक्यूल है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर लेते हैं, प्रोपेन को वो सिर्फ प्रोपेन मान लेते हैं, ये वाला प्रोपेन। बेटा अगर आप सोचोगे तो प्रोपेन ये भी हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन भी तो हो सकता है। तो जिन बच्चों ने इसको ये वाला प्रोपेन मान के किया है उनसे ये उलझ गया है क्वेश्चन, उनसे हुआ नहीं है। और जिन बच्चों ने इसको थोड़ा सोचा है इस प्रोपेन की टर्म में तो ये क्वेश्चन उनसे बन गया होगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, एक प्रोपेन मॉलिक्यूल है जिसका हमने क्लोरीनेशन कराया फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वहां हमें दो डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिलते हैं एक्स एंड वाई। मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, साइक्लोप्रोपेन लिया है, और अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूँ तो इसके दो ही पॉसिबल मेरे पास में क्या बनते हैं, दो पॉसिबल डाइक्लोरोप्रोपेन बनते हैं। एक ये बन सकता है हमारा और एक में ये होगा हमारा इस तरह का होगा, मतलब एक विसिनल हो जाएगा हमारा, एक क्या होगा हमारा जेमिनल होगा। अब यहाँ बोला है कि अमोंग एक्स एंड वाई, यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रिंटिंग में लिखा हुआ नहीं है तो मैंने उसको मेंशन कर दिया कि एक्स एंड वाई में से हमारा एक्स है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अगर ये हमारा देखो इन दोनों में से ऑप्टिकल एक्टिव आपको कौन सा लग रहा है, इसका एक आइसोमर, इसके वजह से दो आइसोमर बनेंगे देखा जाए, इसके दो पॉसिबल आइसोमर है। ठीक है, अगर इसके आइसोमर बनाते हैं हम तो देखो एक आइसोमर तो जैसे मान लिया हमने इसका जो बनेगा वो होगा हमारा सिस बनेगा, एक क्या बनेगा हमारा ट्रांस बनेगा। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास में क्या बन गया हमारा सिस हो जाएगा। ठीक है, सिस हो सकता है, सिस हमारा इस तरह से हो सकती है दोनों ही। ठीक है, ये दोनों हमारे सिस है। ठीक है, बोथ आर सिस। और दूसरा हो सकता है हमारा क्या हो सकता है ट्रांस, और ट्रांस जो होगा वो हमारा कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो दो स्ट्रक्चर बनी है इसके दो पॉसिबल है सिस एंड ट्रांस। और सिस एंड ट्रांस में से अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा दिख रहा है हमें, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव दिख रहा है। ये हमारा क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट हाँ इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और आप लोग जानते हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला जो होता है जिसमें ए ओ एस होता है वो हमारा डाइसिमेट्रिक होता है, वो हमारे क्या होता है डाइसिमेट्रिक होता है। और एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक होते हैं हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा डाइसिमेट्रिक है ना, तो ये डाइसिमेट्रिक तो हमारा क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अगर मैंने इसको यहाँ से इस एक्सिस से रोटेट किया तो अबव द प्लेन वाला जो होगा हमारा वो बिलो द प्लेन में आ जाएगा, बिलो द प्लेन वाला हमारा अबव द प्लेन में चला जाएगा। तो ये वाला बोला हुआ, तो ये हमारे पास में ये वाला कौन सा हो गया हमारा, इसमें एक्स है, इसमें ये वाई है, और इसका भी कौन से वाले एक्स के बारे में बात कर रहा है, इस वाले एक्स के बारे में ये बात कर रहा है हमें। ठीक है, डाइक्लोरो बन रहा है हमारा, स्ट्रक्चरल बन रहे हैं हमारे, दो डाइक्लोरो बन रहे हैं। ठीक है, टोटली तरीके से अगर देखा जाए हमारे पास में कंप्लीटली देखा जाए तो टोटल तो हमारे पास बन जाएंगे एक और दो, है ना, सिस एंड ट्रांस दो ही बन सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, एक दो सिस ट्रांस एंड तीसरा कौन सा हो गया हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, जिसमें हमारा जेमिनल है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ये वाला जो हमारा एक्स है पर्टिकुलरली इस वाले कंपाउंड के बारे में बात किया गया है कि 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन जो है हमारा प्रोपेन बोला हुआ है, इस प्रोपेन में साइक्लोप्रोपेन भी तो हो सकता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोपेन है ये हमारा ऑप्टिकली क्या है एक्टिव है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बोला गया आगे के लाइन पढ़ेंगे अपन, आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट। ठीक है, कंसिडर करना ओनली स्ट्रक्चरल के बारे में ही कंसिडर करना है। ठीक है, विल बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्स व्हेन इट इज फर्दर ट्रीटेड विथ क्लोरीन। अब बोल रहा है ये इस वाले एक्स के साथ में ही, अब देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्स के साथ में ही रिएक्शन करवाता हूँ क्योंकि ये तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये वाला बोल सकते हैं हमें एक स्टीरियो लॉक हो गया। क्या हो गया, स्टीरियो लॉकिंग इसकी आ गई है। अगर स्टीरियो लॉकिंग इसके अंदर आ जाती है तो स्टीरियो लॉकिंग आने के बाद में हम इसकी ये पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि अगला वाला बोला हुआ है इसमें इसका क्लोरीनेशन एक बार और करवा दो, तो एक बार क्लोरीनेशन कराओगे तो टोटल कितने इसके पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे,
तो देखो हमारे पास में जो पहले से जो है वो हमारे पास में ये वाला है, ये हमारा क्या है, ये x है हमारा, ठीक है। तो ये x है हमारे पास में, ये इसका एक ले लिया, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन ही बनेंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसमें क्लोरीन लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्लोरीन लगे तो वो कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। इसमें लगाऊंगा तो कहाँ आएगा हमारा, अबव द प्लेन आएगा, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो वो कहीं भी आ सकती है, उसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में बोला हूं मैं, एक बार मुझे यहाँ लगाना था, एक बार मुझे यहाँ लगाना था, और तीसरी बार में आप दोनों ही कंसिडर कर सकते हो, अबव एंड बिलो, क्योंकि उसने प्रॉपरली बोला हुआ नहीं है यहाँ पर कि आपको कोई ऑप्टिकली वाले को लेना है। बट क्योंकि कंपाउंड स्टीरियो लॉकिंग हो चुकी है, स्टीरियो लॉकिंग मतलब क्या हुआ, कोई स्ट्रक्चर दी होती है उसमें अबव एंड बिलो द प्लेन पोजीशन लिखी हुई आ जाए, है ना, तो उसमें लिखी हुई आ जाए तो वो पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इसमें पहली पोजीशन तो कौन सी आएगी, 1 पे आएगी, दूसरी पोजीशन कहाँ आएगी, 2 पे आएगी, तीसरी पोजीशन कहाँ आएगी, 3 पे आएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें टोटली हमारे पास में जो मिलेंगे, अच्छा तीसरे वाले में आप चेंज करोगे ना, ठीक है, तो वो दो और अपने पास में नहीं बना सकता, बहुत प्लेन बिलो तो अपने बना सकते हैं, बट इसमें स्ट्रक्चर बोला हुआ है। तो टोटल हमारे पास में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 पॉसिबल हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि टोटल 3 स्ट्रक्चर बन सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इसको समझा हुआ है बच्चों ने कि ये वाला भी हो सकता है बेटा, लेकिन जब इसमें हम पहली बार बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर ही मल्टीपल बन जाएंगे, है ना, स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट 3 बन जाएंगे। जैसे कि एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसका डाइक्लोरो का, तो वो स्ट्रक्चर में एक ये बना देगा हमारे पास में, ठीक है। डाइक्लोरो में तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। डाइक्लोरो में बात करोगे तो फिर एक हमारे पास में ये दोनों एक साथ में हो सकते हैं यहीं पर भी, फिर ये दोनों एक साथ यहाँ पे भी हो सकते हैं, फिर ये भी हो सकता है कि एक यहाँ पे लगा हो हमारा, एक यहाँ पे लगा हो। इस तरह से स्ट्रक्चर में तो 4 बन रहे हैं आ रही बात समय। तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर इसका जो आंसर है वो कौन सा है हमारे पास में, ये साइक्लोप्रोपेन कंसिडर करके करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आंसर, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 11 के जीओसी चैप्टर से है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो सामने मॉलिक्यूल है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। और अगर टॉपिक देखा जाए तो ये एरोमेटिसिटी से आया हुआ है। तो पहले तीनों ही कंपाउंड को देखते हैं कि तीनों में से किन तीनों का कैरेक्टर क्या क्या है। जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड तो है ही है, और साथ में इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि रूल को फॉलो करते हैं, हमारे 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करते हैं, हकल के रूल को। तो ये हमारा एक तरह का कैसा हो गया, इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जो सेकंड वाला कंपाउंड है हमारे पास में, ये हमारा एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना होता है हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और आप लोग जानते हो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है वो हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, हकल वाले। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। फिर अगली बात करेंगे हम, तो ये वाला कंपाउंड, अब यहाँ पे हकल रूल के अलावा भी बाकी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। हकल रूल से जाते तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता, बट ये हकल रूल से ही सोल्व नहीं हो पाता है। एरोमेटिसिटी जो होती है उसके अंदर क्राइटेरिया और होता है कि जब भी आपकी 7 नंबर की रिंग होती है उसमें अगर आपके पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, स्पेशली हमारी जैसे ये हमारी 8 एनुलिन है, तो 8, 10 एंड 12 तक के लिए बात करेंगे हम, तो उस केस में वो हमारा नॉन प्लेनर हो जाता है। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है हमारा साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये टब शेप में पाया जाता है, ठीक है, आपको नोट्स में लिखवाया होगा, ठीक है। तो ये टब शेप में पाया जाता है, यानी कि कैसा हो गया हमारा, ये नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो आप लोग जानते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है हमारा, स्टेबिलिटी देखी जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक की, फिर किसकी होती है हमारी नॉन एरोमेटिक की, फिर किसकी होती है हमारी एंटी एरोमेटिक की। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, क्यू होगा, देन कौन सा होगा, आर होगा, देन कौन सा होगा, पी होगा। तो क्यू आर पी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हुआ। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 12 के हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपके सामने कुछ नेम रिएक्शंस लिखी हुई है और सामने की तरफ आपके यहाँ उसके कंपाउंड लिखे हुए हैं। आइए देखते कि करके सभी नेम रिएक्शन को देख लेते हैं, फिर इनके कंपाउंड को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो स्वार्ट रिएक्शन जो होती है उसमें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। स्वार्ट रिएक्शन जो होती है जो सबसे फर्स्ट वाली है, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है
इसके अंदर हमारा एक हेलोजन जो कि हमारा हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, ये हमारा एक्सचेंज हो जाता है हमारा फ्लोराइड से हो जाता है ना। तो हम इसमें कोई भी मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बनाएगा मेटालिक फ्लोराइड बनाएगा। तो स्वाट रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे फ्लोराइड को ढूंढो बेटा। फ्लोराइड हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला है, तो ए के लिए तो कॉम्बिनेशन बनेगा फोर्थ वाला। उसी तरह से एक और फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो होती है हमारे पास में, जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन होती है, इसमें जो रिएक्शन जो होती है उसमें हम इसकी NaI एसीटोन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में आयोडाइड बनता है। तो ढूंढो यहाँ पे आयोडाइड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसका तो बन जाएगा हमारा कौन सा बनेगा, सेकंड बन जाएगा। फिर बात करें सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास में बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास में 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। या तो हमारे पास में क्लोरोबेंजीन बनती है, या हमारे पास में ब्रोमोबेंजीन बनती है, या हमारे पास में साइनोबेंजीन बनती है, ठीक है। तो हमें ढूंढना है इसमें से, इन तीनों में से। तो बेंजीन में से तो हमें इथाइल बेंजीन और साइनोबेंजीन दिख रहा है, तो साइनोबेंजीन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थर्ड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि RX और हमारा ARX यानी कि बेंजीन हैलाइड है ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, किसी भी तरह का, ये जब हमारे सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल बेंजीन बनाते हैं। दोनों के दोनों कपल हो जाते हैं, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होती है, इन दोनों का जुड़ जाता है, तो यहाँ पे अल्काइल बेंजीन बनेगा। तो अल्काइल बेंजीन वैसे बचा हुआ हमारा एक ही है, इथाइल बेंजीन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। तो चेक करते हैं ए का फोर्थ यहाँ दिख रहा है दोनों में, फिर बी का थर्ड ये वाला लग रहा है, फिर सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लास 12 के एमीन वाले चैप्टर से लिया हुआ है, और इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से ऐसी एमीन्स हैं जो हिंसबर्ग के साथ में, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कर सकती है ना। तो वैसे जो हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो केमिकल टेस्ट होता है हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन का, ठीक है। आइए एक बार टेस्ट देख लेते हैं, फिर हम इसको पता लगाते हैं इनमें से कौन कौन रिएक्ट करेगा, है ना। तो अगर हमारे पास में 1 डिग्री एमीन है जैसे कि RNH2, तो ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है, जो कि होता है हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, माइनस होता है हमारा HCl, Cl और H यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बनाएगा हमारा अमाइड बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो सल्फेनेमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये हमारा होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। तो इसको हम जब किसी बेसिक सॉल्यूशन में जैसे NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो ये वहाँ सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पर सॉल्युबल हो जाता है, यहाँ पीपीटी बनती है, यहाँ पे ये अनडिसॉल्व होता है, अनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, और ये सॉल्युबल हो जाता है। अगर हम इसको वापस एसिडिफाई करेंगे तो फिर से ये बन जाएगा, एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिर से ये बन जाएगा, तो फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री का तो टेस्ट ये हो गया। अब जो 2 डिग्री एमीन है उसमें क्या होगा, हमारे RN और यहाँ पर H आएगा, सेम रिएजेंट को लेंगे, तो इस बार जो अमाइड बनेगा, सल्फेनेमाइड बनेगा, वो हमारा 2 डिग्री का बनेगा, ये 1 डिग्री का था ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 2 डिग्री वाला टाइप का बन गया। ये भी हमारा इनसॉल्युबल होता है, बट इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर आप इसको NaOH में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्युबल होने वाला नहीं है, तो वहाँ पर भी ये क्या रहेगा, हमारा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। और अगर आपने 3 डिग्री एमीन लिया हुआ है, तो 3 डिग्री एमीन में तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे कोई भी हमारा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। यानी क्या पता चला हमें कि 3 डिग्री से कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनमें से 3 डिग्री एमीन कौन सी है, ओनली डी हमारा क्या है, 3 डिग्री एमीन है, और एक और हमारा है बी भी हमारा 3 डिग्री एमीन है, बाकी हमारा A, C और E है ना, ये तीनों के तीनों हमारा 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन, जैसे ये 1 डिग्री एमीन है, ये हमारा 1 डिग्री एमीन है, ये हमारा कौन सा है 2 डिग्री एमीन है, तो इनसे रिएक्शन कर लेगा, तो A, C एंड E से रिएक्शन कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर C या थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा क्लास 12 के बायोमोलिकुलर चैप्टर से कार्बोहाइड्रेट सेक्शन से पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो फ्रक्टोज जो होता है
वो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रखते हुए भी टोलेन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, हम ये तो जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप तो हमारा टोलेन को रिड्यूस कर सकता है, बट फ्रक्टोज में तो कीटोन ग्रुप होते हुए वो उसको रिड्यूस करता है। और ये स्टेटमेंट सही भी है। क्यों सही है मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड के अंदर बोल रहा है कि इन बेस, ठीक है, फ्रक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। और ये बात भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि बेसिक मीडियम में जो होता है हमारा फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और यही इसका मेन कारण है, क्योंकि टोलेन रीजन में आप जानते हो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, तो ये बेसिक मीडियम तो रखता ही है। तो ये आप समझ लो इसमें क्या होता है, टोलेरेंट रीजन के अंदर क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है। ऐसा ही हमारा फेलिंग के अंदर भी होता है, और ऐसा ही हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर भी ऐसा पाया जाता है। अब समझते हैं कि देखो ये ऐसा करता क्यों है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं आपके सामने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देखो बच्चों, ये हमारे सामने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर मैंने लिखी हुई है। यहाँ मैंने फ्रक्टोज के अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट मैंने आर से कंसिडर कर दिया है, क्योंकि उसकी जरूरत हमें, मतलब पूरा स्टीरियोकेमिकल के हिसाब से इसकी जरूरत यहाँ पड़ने वाली नहीं, सिंपल रिएक्शन है। अब समझो, क्योंकि हमारे पास में फ्रक्टोज को हमें बनाना, ग्लूकोज में बनाना, वो बनता कैसे है। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि जो फ्रक्टोज जो होता है, जो हमारा टोलेन रीजन होता है, वो बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिक मीडियम में हमारा जो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो हमारा एक तरह से टोटोमेर में शो करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम है हमारे पास में। इसमें ये क्या करता है कि ये इसका इनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है। कैसे, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बनेगा हमारे सामने, CH माइनस OH C डबल बॉन्ड O एंड R। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव गया और ये यहाँ पर आया, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन है ही है, और ये क्योंकि इस पे नेगेटिव आ जाएगा, बना ही लेता हूँ मैं, काम करता हूँ। तो CH डबल बॉन्ड C O पर माइनस आया, ये R हुआ, और ये हमारा OH हो गया। तो देखो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हमारा बेस प्रेजेंट है, तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ठीक है, और ये हमारा कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, इस मॉलिक्यूल में, CHO पर माइनस। ठीक है, अब मैं इस काम करता हूँ, इस H को मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा COH R। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया। अभी देखो थोड़ी देर पहले ये H2 लेके गया था यहाँ से, है ना, यहाँ से हमारा H2 माइनस हुआ था। ठीक है, तब होगा ये कि इस H2O में से जो हमारा हाइड्रोजन जो गया था इसका, वो वापस यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा कि होगा ये कि सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा, ये मूव करेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जाएगा हमारा इस हाइड्रोजन को ले लेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, अगर हम बना दें इसको तो यहाँ पे क्या आएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, बना ही लेता हूँ, फिर इसको आगे देखते हैं अपन कैसे होता है। पहले हम इसको एक एल्डिहाइड ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, फिर उस H को लेके आते हैं। तो ये देखो यहाँ आ गया। ठीक है, तो जैसे कि ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इस पर क्या आ गया हमारा, माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, OH एंड क्या हो गया हमारे पास में, R आ चुका है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि बेसिक मीडियम में कैसे टोटोमेरिज्म होता है, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं इसको। तो बेसिक मीडियम में हमारे पास में टोटोमेरिज्म कैसे होता है, वो मैंने इसमें थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए आप आराम से, एक बार सीक्वेंस को वापस देख लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा समझना कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो H2 है, जो हमारा इसके एसिडिक हाइड्रोजन को लेके निकला है, तो वहां से वापस से हमारा ये नेगेटिव जो होगा वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को वापस लेगा। ठीक है, और यहां से हमारा OH माइनस हो जाएगा, और क्या बनेगा हमारे पास में, H C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा OH, यहाँ पे आएगा हमारा H, और यहाँ पे हमारा पूरा क्या आ गया, R ग्रुप आ गया। अभी हमने बताया था R ग्रुप हमारा पूरा कैसा होता है, तो देखो R ग्रुप कैसा होता है हमारे पास में, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कर लेते ना। ठीक है, CHOH है, और R ग्रुप में हमारे पास में क्या, 3 CHOH तो है ही है, तो ये टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 4
CHOH हो गया और लास्ट में क्या हो गया CH2OH। तो क्या दिख रहा है आपको, ये कैसा लग रहा है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है, हो रहा है ना। तो इस वजह से, क्योंकि अब इसके अंदर क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ चुका है, जैसा कि हमारा ग्लूकोज के अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो फिर आगे जाके वो टोलेन टेस्ट शो कर सकता है, सिल्वर मेयर टेस्ट को शो कर सकता है, ठीक है। तो यार मैंने आपको बताया था, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, उनका कारण मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो हमारा क्लास 12th का एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और स्पेशली उसमें एल्डोल एंड केनिजारो जो रिएक्शन होती है वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रोपेन एल्डिहाइड लिया हुआ है, और सामने फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है, जो कि एक्सेस में लिया हुआ है, और अल्कली मीडियम लिया हुआ है, यानी कि बेसिक मीडियम लिया हुआ है। तो इनमें से आपका प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, आइए पहले प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके सामने अगर अल्फा हाइड्रोजन किसी भी एक के पास में हो, जैसे कि हमारे पास में एक ये वाला कंपाउंड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले आप एल्डोल ही करोगे। अगर एल्डोल की गुंजाइश नहीं होगी तब जाके कैनिजारो करोगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो बेसिक मीडियम आता है, ठीक है। वो बेसिक मीडियम क्या करता है कि वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, माइनस होता है यहाँ से H2O, ठीक है। और क्या बन जाता है हमारे पास में CH3 CH माइनस CHO, जो कि अपने इनोलेट आयन में कन्वर्ट होता रहता है रेजोनेंस के थ्रू। अगली स्टेप में क्या होता है कि जो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है एक्सेस में, उस पर ये जाके अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा हमारे पास में CH3 CH के ऊपर क्या आएगा CH2 माइनस, O पर आया माइनस एंड CHO आया, ओके। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में ये होगा जो हमारा O पे माइनस है, ये जो हमारा H2O यहाँ से निकला था, है ना, यहाँ लिखा नहीं हमने, ढंग से लिखा नहीं, H2O जो निकला था यहाँ पर, ठीक है, इस H2O में से अपने H प्लस आयन को फिर से ले लेगा, ठीक है। वो कैसे लेगा अपने H प्लस आयन को, यहाँ से क्या करेगा, अपने H प्लस आयन को लेगा, और यहाँ से हमारा इसका OH माइनस अलग हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा इसको OH ग्रुप मिल जाएगा। तो CH3 CH CH2 OH बनेगा और CHO हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन था तो एक हमारा क्या आएगा एल्कोहलिक ग्रुप आया, एक और एसिडिक हाइड्रोजन वो भी और है। तो मैं इतना पूरा मैकेनिज्म नहीं करता हूँ, ये दोनों स्टेप नहीं रखता हूँ, डायरेक्ट तीसरी स्टेप बना देता हूँ। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को, क्योंकि एक्सेस में है ही हमारे पास में, तो CHO को हमने वापस लिया, फॉर्मल्डिहाइड को बेसिक मीडियम है ही हमारे पास में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं कि इसके H पर भी क्या आएगा CH2OH आएगा इस फॉर्मल्डिहाइड की वजह से, CH3 CH2OH CH2OH एंड CHO हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। आगे बात सुनो। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पे हमारे पास में ये ग्रुप बना हुआ है, और साथ में ही आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग की जो दो रिएक्शन की थी, ये भी हमारा एल्डोल था, एल्डोल कंडेंसेशन था, और ये भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू बना। अब समझना कि आपके पास में एक तो ये है रिएक्टेंट और एक ये रिएक्टेंट है, दोनों ही के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारा कैनिजारो रिएक्शन होगी। कौन सी होगी हमारी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। और कैनिजारो रिएक्शन में भी कौन सा, क्रॉस कैनिजारो ना, क्रॉस कैनिजारो। और क्रॉस कैनिजारो का रूल होता है कि ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका एसिड बनता है। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारा, ये है, तो इसका बनेगा हमारा एसिड, यानी कि एसिड का सोल्ट बन गया हमारा, है ना। जो भी है हमारा, हमने NaOH लिया है या केवल जो भी लिया उसका सोल्ट बन जाएगा। और जो दूसरा कम रिएक्टिव है उसका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो इसका बनेगा हमारा अल्कोहल, और उसमें भी अल्कोहल कहाँ बनेगा, इस ग्रुप पे आएगा। तो CH3 CH2OH पहले से है, CH2OH पहले से है, और इस वाले का भी क्या बनेगा हमारा CH2OH बनेगा। ये कौन से वाले का बनाया हमने, इस वाले का बनाया। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, हमें ये चेक करना है। तो हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में हमें ये वाला जो है, जो अल्कोहल बनाया था हमने, वो हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 12 के अल्कोहल फिनोल चैप्टर में से फिनोल वाला टॉपिक्स आया हुआ है, और थोड़ा बहुत इसमें क्लास 11 का मोल कंसेप्ट भी मिक्स किया हुआ है।
बोल ये रहा है कि ब्रोमीन और फिनोल की रिएक्शन होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, -3 क्या होगा हमारा HBr बाहर निकलेगा और बनेगा हमारा ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2 पर, 4 पर एंड 6 पर आएगा हमारा ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो है ये हमने यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ क्वेश्चन में, इसको हमने कितना लिया है, 2 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछ ये रहा है किसके अंदर कि ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, है ना, उसकी ग्राम में। तो आपको हाल फिलहाल ये दिख रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो इसका हमें कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए, हमें ये दिख ही रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसको उस तरह से कन्वर्ट करके देखें, ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 2 ग्राम है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका मोल बना लेते हैं। तो इसका मोल जो होगा हमारे पास में, ठीक है, फिनोल का हमें मोल निकालना है, मोल ऑफ फिनोल, मोल्स ऑफ फिनोल। तो फिनोल का मोलर मास निकालते हैं। देखो फिनोल का यहाँ पे मतलब मोल्स निकालते हैं, 2 ग्राम तो हमें दे रखा है, और फिनोल का मोलर मास जो होता है, हम जब ऐड करेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है हमारा C6H6O होता है, तो ये आएगा हमारा 94 होता है, ठीक है। यानी समथिंग समथिंग इसके मोल जो आ रहे हैं हमारा 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास में 1/47 मोल इसके हैं। तो देखो इसका तो 1 मोल लगता है, तो इस ब्रोमीन का कितना मोल लगने वाला, ब्रोमीन का 3 मोल लगेगा। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन कितने आएंगे, मोल्स ऑफ ब्रोमीन कितने आएंगे हमारे पास में, 3 मोल आएंगे, तो उसका थ्राइस हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/47, तो ये हमारे पास में इसका क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब इसका मास निकालना हमें, तो मास ऑफ ब्रोमीन, तो मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो मोल देख लो, मोल कितना है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन, इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। और ब्रोमीन जो होता है हमारा, एक ब्रोमीन जो होता है वो हमारा कितने का होता है, हमारा 80 का रखता है, ठीक है। तो Br2 का जो मोलर मास हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा हमारा कितना, 160 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने ब्रोमीन का मोलर मास वगैरह भी दे रखा है सब कुछ, ठीक है। तो 160 हो गया, तो बस मोल्स निकाल लेते हैं इसके डायरेक्ट। तो 3/47 इंटू 160, तो इसे सोल्व करें तो इसका लगभग आंसर आएगा हमारा 10.21 समथिंग आता है, इसका 10.21 समथिंग आता है ग्राम में। अगर इसको चेक करें तो इसमें से सबसे बेटर इसका ऑप्शन बनेगा, वो कौन सा बनेगा हमारा 10.22, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया हमें, ये बेसिकली हमारा क्लास 11th का जो GOC चैप्टर होता है उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लेसाने टेस्ट जो होता है, लेसाने टेस्ट में क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम मेटल के साथ में, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता है, एक सोडियम का एक्सट्रैक्ट मिलता है। सोडियम का क्या मिलता है हमें, एक्सट्रैक्ट मिलता है। हो सकता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने ऐसा मान लो कि आपने सोडियम का, अगर उस कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का टेस्ट अगर हुआ तो उसके अंदर बनेगा NaCN बन जाएगा। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड था, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारे पास में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो हमारा क्या बन गया, एक तरह का आयोनिक कंपाउंड बन गया। मान लीजिए अगर इसका सोडियम जो होगा उसके अंदर सल्फर हुआ प्रेजेंट, तो उसके सिर्फ सल्फर से रिएक्शन करेगा, वो बनाएगा Na2S बना देगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखोगे तो आप Na+ आयन मिल जाएगा सॉल्यूशन की फॉर्म में, और CN- आयन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 2 Na+ आयन मिलेंगे और सल्फाइड आयन मिल जाएगा, है ना। तो सल्फाइड का टेस्ट लग सकता है, इसके अंदर साइनाइड का टेस्ट लग सकता है। अगर उसके अंदर कोई हेलोजन है तो वो उसका हेलाइड बना देगा, है ना। ClBrI के अंदर जो होगा वो, तो है ना, तो Na+ और X- बन जाएगा हमारा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर उसके अंदर सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है, तो उस केस में जो कंपाउंड बनता है वो यहाँ पर इस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा हमारा NaSCN बनेगा, ठीक है। सोडियम थायोसाइनेट बनता है, सोडियम
थायोसाइनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वैसे पहली बात जो बोली हुई है कि लेसाने टेस्ट में कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हमारा आयनिक के अंदर, ये बात अभी सही है, हमने अभी भी समझा भी था यहाँ से। सेकंड बात बोल रहा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो होता है उसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन और सल्फर है तो पर्शियन ब्लू कलर देते हैं हमारा FeSO4 के साथ में एंड विथ FeSO4 एंड Na4 FeCN6 के साथ में। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। पर्शियन ब्लू कलर कब आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पर्शियन ब्लू कलर जो आता है हमारा वो हमारा सिर्फ अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यानी कि CN- होता है तभी आता है। पर्शियन ब्लू कलर तब आता है जब मान लीजिए हमारे पास में CN- आयन है, ठीक है, वो हमारा Fe2+ आयन से अगर रिएक्ट करते हैं तो वो वहां जाके बनाता है हमारा FeCN6 4-, और जो FeCN6 4- है ये Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके अंदर, है ना, उसके अंदर हम ऑक्सीडाइज डालते हैं, SNO3 डालते हैं। ठीक है, तो Fe3+ आयन के साथ में कंबाइन होकर ये बनाता है हमारा Fe4 FeCN6 और ये होता हमारा 3। तो इसका होता हमारा क्या होता है, पर्शियन ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, पर्शियन ब्लू कलर मिलता है जिस कंपाउंड का जो होता है कॉम्बिनेशन हमारा ये वाला होता है। तो पर्शियन ब्लू कलर तो हमारा इससे नहीं बन सकता है हमारा, क्यों, क्योंकि अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही होते हैं तो उस केस में हमारा पर्शियन ब्लू कलर नहीं आता है। ये पर्शियन ब्लू कलर तो सिर्फ हमारा नाइट्रोजन के लिए ही होता है, सल्फर के साथ में होने पर नहीं होता है। तो बच्चों आपके वहां में क्वेश्चन आएगा तो सब पर्शियन ब्लू मतलब अगर सल्फर और नाइट्रोजन सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही होते हैं तो कौन सा टेस्ट मिलता है। देखो उस केस में जो हमारा जो NaCN है इसका जो SCN- आयन होता है वो हमारा Fe3+ आयन के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, और Fe3+ के साथ में रिएक्शन करके वो बनाता है हमारा FeSCN, इसके ऊपर होल +2 होता है। ठीक है, और इसका कलर जो होता है हमारा कैसा होता है, हमारा ब्लड रेड कलर का कंपाउंड होता है। ये हमारा Na+ आयन के साथ में कंबाइन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनता है जब हमारा Fe3+ आयन से रिएक्शन करेगा तो आ रही बात समझ। तो नाइट्रोजन और सल्फर जब दोनों ही रिएक्शन करते हैं तो ब्लड रेड कलर आता है, न कि पर्शियन ब्लू। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सिर्फ नाइट्रोजन के लिए सही होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जब हमारे एक पर्टिकुलर कंपाउंड है इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसका हमें बताना है कि उसका मोलर मास क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मोलर मास क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो अगर CH3 है जो कि हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NO2 जो कि हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और हमने इसकी पहली बार में Br2 और Fe के साथ में रिएक्शन कराई है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और आप जानते हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग के साइड में अगर बात की जाए तो वो हमारा एक्टिवेटिंग को ही सपोर्ट करता है। तो 3 पोजीशन बनती है, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि हाईली स्टेरिक इंडेंस होता है। 2 कंडीशन होती है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में देखा जाए, ठीक है, तो जो हमारा ब्रोमीन है वो यहाँ आ जाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका -IB इसकी डेंसिटी को कम कर देगा। ठीक है, तो ब्रोमीन जो आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा। तो ब्रोमीन हमारे पास में कहाँ आएगा, हालांकि अगर आप जब यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो तो भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लास्ट में आंसर वही रहेगा। बट हम सही रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, अपन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अगली बार में Sn+Hcl से रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है ये जो हमारा NO2 ग्रुप है ये हमारा रिड्यूस हो जाता है और बनाता है हमारा 1 डिग्री अमीन NH2 में। अगले में बोला हुआ है कि NaNO2+HCl से रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं कि डायजोनियम सोल्ट बनता है CH3, तो ये बनेगा हमारा N2+ एंड Cl- बनेगा, यहाँ पे Br आएगा। और H3PO2 से रिएक्शन कराएंगे तो इसका रिडक्शन हो जाता है और यहाँ बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमारा कुल मिला के ब्रोमोबेंजीन ही बनने वाला है, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और अगर इस कंपाउंड का अगर मोलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास में, कार्बन टोटल कितने हैं, 7 कार्बन है। हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 + 3 हुए हमारे 7 ही हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है,
अगर देखा जाए तो इसके अंदर ब्रोमीन कितना है हमारे पास में, 1 ब्रोमीन है। ठीक है, तो 7 कार्बन 7 हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन 1, तो 7 कार्बन का मोलर मास निकालते हैं 7 कार्बन। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे हम तो 72 प्लस 12 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा 84। ठीक है, हाँ। फिर हाइड्रोजन को देखा जाए हमारा, तो हाइड्रोजन कितनी है, 7 है, तो 1 इंटू 7 यानी कितना हो हमारा 7। फिर हमारा ब्रोमीन देखा जाए तो कितना है हमारा 1 है, तो 1 इंटू 80 यानी कितना आएगा हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको करें अपन तो सम करें तो इसका सम करने पर कितना आएगा, 4 7 कितना हो गया हमारे पास में 11, तो यहाँ से लगा 1, तो 17 से हाँ 171 इसका क्या आएगा हमारे पास में मोलर मास आएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो कितना होगा 171। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11th के जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जिसमें हम IUPAC स्ट्रक्चर वगैरह जो पढ़ते हैं NCERT के अंदर, उसमें लास्ट में बीच में एक हमारा आता है कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर उनके जो टेस्ट होते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट, वहाँ से वापस से पूछा गया। और इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, काफ़ी सारे, क्या हर आप शिफ्ट में देखोगे कि एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखो कि अब जिन चीज़ों को आप छोड़ रहे थे ना, वहां से क्वेश्चन तो हमेशा पूछ ही रहा है हमारा जेईई मेंस। एक बच्चा बायोमोलिक्यूल छोड़ता है तो वहां से भी क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है, आपको हर शिफ्ट में वहां से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप 2 चैप्टर तो ऐसे पकड़ लो अगर आप अगली बार तैयारी कर रहे हो, एक तो बायोमोलिक्यूल और एक हमारा जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उनको मत छोड़ो। और एक इनको ध्यान रखो कि आप इनको तो करके ही जाना है, क्योंकि देखो बाकी चैप्टर करने करने की, इनको भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आइए समझते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन एक बार वो पहले भी पूछा गया था। ठीक है, उसी तरह का ही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये पूछा हुआ हमारा कि सल्फर का एस्टिमेशन जो होता है, अब मैं आपको बताता हूँ सल्फर का एस्टिमेशन कैसे होता है। कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा सल्फर प्रेजेंट है, तो हम उसकी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो होता है, जिसमें कंसंट्रेशन जो होती है उसकी 85% ज्यादा होती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। से अगर उसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वो हमारा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब हम इसकी BaCl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये BaSO4 की व्हाइट पीपीटी बना देता है ना, इसकी व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए, वो हमारा BaSO4 बना देता है। ठीक है, आइए अब इसमें क्या दिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में दे रखा है 160 मिलीग्राम, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और 466 मिलीग्राम बन रहा है हमारा बेरियम सल्फेट बन रहा है ना। तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ सल्फर बताना है, सीधा सा है, इसके अंदर से आप सल्फर निकाल दो, कितना मास है उसका, बस उसको इससे डिवाइड कर दो, इसका परसेंटेज निकाल दो, हो जाएगा। अब देखो BaSO4 का जो मोलर मास होता है वो हमारा होता है 233 होता है, ये इसका मोलर मास होता है। तो अगर हम ऐसा देखें कि 233 ग्राम अगर हमारा BaSO4 है तो कंटेन इसमें होती है हमारे पास में सल्फर, कितनी होती है 32 ग्राम होती है सल्फर तो। ठीक है, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ नहीं है, मिलीग्राम को ग्राम में बनाना है तो 466 इंटू 10⁻³ का 3 ग्राम कर लो, ये मिलीग्राम हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कितना दिया है 466 दिया ना, तो अगर हम इसको 1 ग्राम करें तो सल्फर कितना आएगा BaSO4 के अंदर, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसमें सल्फर आ जाएगा हमारा 32/233। अगर 466 करना है हमें ग्राम में, 466 नहीं, 466 इंटू 10⁻³ ग्राम अगर हम करते हैं तो इसमें हमारे पास में कितना आएगा 32/233, 466 इंटू 10⁻³ है ना, थोड़ा सा इधर ले लिया जाए, आजा भाई, हाँ, इंटू 10⁻³ तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास में, ये 2 टाइम हो गया हमारा और ये 64 हो चुका है, तो हो गया हमारा 64 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्या मिलीग्राम बोलेंगे तो 64 मिलीग्राम हो गया। अच्छा, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 160 दिया है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कितना दिया हुआ यहाँ पे 64 सल्फर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड 64 मिलीग्राम सल्फर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था हमारा 160 है।
इंटू में 100 करना ही पड़ता है परसेंटेज करने के लिए। तो ये गया हमारे पास में और ये हो गया हमारा 4 टाइम। तो आंसर आ रहा है इसका निकल गया हमारे पास में कुछ 40% आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 40%। ओके।